अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ उर्वा अज़ीम। आई एम पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री रिक्रूटमेंट टॉपर 2022। लेक्चरर केमिस्ट्री में इंटरव्यू या टेस्ट के हवाले से प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली इसके क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रैक्टिकल पोर्शन है इसको हम ऑलमोस्ट 3 to 4 वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये उसमें पहली वीडियो है। इसके अलावा हम पहले भी लेक्चरर केमिस्ट्री के टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस जो पीपीएससी एफपीएससी के 1 to 10 से वीडियोस हैं तो उनको आप जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज़ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब इसमें हम अमाउंट ऑफ एनालाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ बेस्ड अपॉन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्यूशन। दो सोल्यूशन होते हैं, उनमें से एक जो सोल्यूशन होता है उसकी मोलैरिटी या उसकी कंसनट्रेशन हमें नाउन होती है और दूसरा सोल्यूशन जो है उसमें कंसनट्रेशन एनालाइट की अननाउन होती है। तो वॉल्यूम्स को यूज़ करते हुए हम इनको जो है रिएक्शन करवाएंगे दोनों सॉल्यूशंस का। देन हमारे पास जो है कैलकुलेट होके हम उसमें से कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम्स को यूज़ करते हुए कि जो अननोन सॉल्यूशन था उसमें कंसंट्रेशन कितनी थी एनालाइट की। इंडिकेटर देखते हैं। इंडिकेटर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज फिनोल्फ्थलीन और मेथाइल ऑरेंज दैट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन एंड पॉइंट ऑफ ए रिएक्शन। फाइंड करने के लिए हम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स हमें कोई भी विजुअल जो है रिज़ल्ट के ज़रिए हमें बताता है कि एंड पॉइंट आ गया है रिएक्शन का। इंडिकेटर्स की टाइप, इंडिकेटर की जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको ब्रीफली देख रहे हैं। कंसनट्रेशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज़ डिसॉल्व्ड इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। तो कंसनट्रेशन को हम डिफरेंट तरह के यूनिट्स में मेजर करते हैं, जिनमें मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है या पीपीटी वगैरह, पीपीएम वगैरह शामिल हैं। कंकॉर्डेंट रीडिंग्स देख लेते हैं। द ब्यूरेट रीडिंग्स विच डू नॉट डिफर बाय मोर देन 0 to 1 सेंटीमीटर क्यूब। मीन के ब्यूरेट की वो रीडिंग्स जिनमें जो डिफरेंस है वो 0 से 1 के दरमियान हो, जैसे कि 1.5, 1.7 और 1.9। ये हमारे पास 3 रीडिंग्स आई हैं, तो ये कंकॉर्डेंट रीडिंग्स कहलाएंगी क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है वो 0 से 1 के दरमियान ही है। देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है हुज कंसंट्रेशन इज़ नाउन, जिसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी हमें नाउन होती है। टाइट्रेशन को देख लेते हैं। टाइट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन विच कम्प्लीटली रिएक्ट्स विद द डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ अदर सॉल्यूशन। मीन कि हम जो एक सॉल्यूशन है जिसमें अननोन कंसंट्रेशन है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। मीन के दोनों वॉल्यूम्स को यूज़ करते हुए देन हम फर्दर इस पर कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन के ज़रिए जो भी हमारे रिक्वायर्ड अननोन चीज़ होगी, अमाउंट अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो फाइंड कर लेंगे। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये सारी वीडियो टाइट्रेशन पे ही है। टाइट्रेंट वो चीज़ जो हम ब्यूरेट में लेंगे उसको टाइट्रेंट कहेंगे। यहाँ से आप ब्यूरेट का टी और ये टी से याद रख सकते हैं कि ये टाइट्रेंट होता है जो कि हम ब्यूरेट में लेते हैं। इसके अलावा टाइट्रेट, जिसको हमने टाइट्रेट करना है, जिसको हमने फ्लास्क में लेना है, या टाइट्रेंड भी इसको कहते हैं, तो जिसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे ये टाइट्रेट या टाइट्रेंड होगा। नेक्स्ट हम एंड पॉइंट को देख लेते हैं। एंड पॉइंट किसी भी रिएक्शन में वो पॉइंट होता है जहाँ पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करके इंडिकेशन देता है कि एंड पॉइंट आ गया है। एक्चुअल में ये कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन वाला पॉइंट होता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उस पॉइंट को हम एंड पॉइंट कहते हैं। मोलैरिटी एक यूनिट है कंसंट्रेशन का। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। मीन सॉल्यूशन को हम या सॉल्वेंट को वॉल्यूम के हिसाब से मेजर करते हैं, देन उसमें सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर देते हैं। तो मोल पर डीएम क्यूब जो है इसका यूनिट होता है मोलैरिटी का। मोलिकुलर मास देखते हैं। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। इस तरह से हम किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं कि उसके एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स के उनको ऐड अप करते हैं। अगर तो किसी एक एलिमेंट के 2 एटम है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके ऐड करेंगे। तो इस चीज़ से सब लोग फेमिलियर हैं, इस पे ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करते। तो नेक्स्ट चलते हैं।
एटॉमिक मास इज़ द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12। ये जो कार्बन 12 है इसके मास से कंपेयर करके हर एलिमेंट का मास निकाला जाता है, इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। मोल देख लेते हैं। मोल इज़ द नंबर ऑफ is the amount of substance that contains as many elementary entities that there are in carbon atoms of 0.012 kilogram of pure carbon 12। इसको हम 2-3 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक जो है मोल को डिफ़ाइन करने का तरीका ये है कि कोई भी चीज़ है उसको हम उसके ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके मास को, तो वो हमारा मोल होगा। बल्कि इसका भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, 1-2 इंटरव्यूज़ में मेरे से भी पूछा गया है जो मैंने नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में दिए इंटरव्यूज़। तो आपको अगर 1 मोल कहा जाए कि आप सोल्ट जो टेबल सोल्ट है आपने उसका 1 मोल लेना है तो कैसे लेंगे? उसका जो है मोलर मास उसका जो मास होता है वो 58.5 ग्राम होता है। तो हम 58.5 ग्राम किसी भी बैलेंस के ज़रिए उसको वे कर लेंगे तो ये हमारे पास 1 मोल आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। इसके अलावा आप मोल को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एंटिटीज़ हैं उतनी एंटिटीज़ किसी भी एलिमेंट की होंगी तो वो उस एलिमेंट का 1 मोल होगा। ये एवोगैड्रोस नंबर से रिलेट करिए ये डेफिनेशन कि उसमें जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। देन एसिड की तरफ आते हैं। एसिड कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन देती है सॉल्यूशन में उसको एसिड कहते हैं, और बेस कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है उसको बेस कहते हैं। एसिड और बेस की 2-3 कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो आपको सारी आनी चाहिए कि आर्हीनियस इसके बारे में क्या कहता है, लेविस क्या कहता है, लॉडी ब्रोंस्टेड का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक लक्स फ्लड प्रिंसिपल होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। इन चीज़ों का हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आयोडीन टाइट्रेशंस, ये वो टाइट्रेशंस होती हैं जिनमें हम ट्राई आयोडाइड या आयोडीन का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। आयोडीन जो है डिसॉल्व हुई होती है पोटाशियम आयोडीन में, तो पोटाशियम आयोडीन में जो मोनो आयोडाइड होता है उसके साथ आयोडीन मिलकर ट्राई आयोडाइड बना देती है, तो इसी को हम ट्राई आयोडाइड का सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें जिसमें ये सॉल्यूशन यूज़ होता है उसको आयोडीन टाइट्रेशंस कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स हैं, आयोडोमेट्री है और आईडीमेट्री है। आईडीमेट्री जो है वो इन दोनों में डिफरेंस हम लास्ट पे जाके इस वीडियो की डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। आईडीमेट्री में डायरेक्ट हम आयोडीन का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जबकि आयोडोमेट्री में डायरेक्ट आयोडीन का सॉल्यूशन नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि रिएक्शन में जो है वो आयोडीन लिबरेट होती है, वहाँ पे बनती है, तो तब वो वहाँ पे अपना एक्शन परफॉर्म करती है। आयोडोमेट्री द टाइट्रेशंस involving the standard solution of iodine which serves as an oxidizing agent for the estimation of strong reducing agent। चूँकि आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग जो एजेंट्स हैं उनके साथ रिएक्शन देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन होगा इनमें। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में थायोसल्फेट का सॉल्यूशन आ सकता है, सल्फाइड का आ सकता है, तो इसमें ये एक जनरल रिएक्शन ही आप देख सकते हैं। सोडियम थायोसल्फेट इज़ टेकन इन द ब्यूरेट, जो सोडियम थायोसल्फेट है इसको ब्यूरेट में लेंगे। इन चीज़ों की हम आगे देख लेते हैं कि किसको ब्यूरेट में लेना है और किसको फ्लास्क में लेना है। और आयोडोमेट्री को हम आईडीमेट्री के साथ कंपैरिजन करके नेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं। आयोडीन टाइट्रेशंस में जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो 1% सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च होता है, और ये आयोडीन के साथ डीप ब्लू कलर देता है। इस स्टार्च सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? 0.5 ग्राम स्टार्च पाउडर को 10 cm क्यूब ऑफ वाटर में हम मिक्स करेंगे। देन इसको हम 100 cm क्यूब वाटर में ऐड करेंगे और उसको 10 मिनट्स तक बॉयल कर लेंगे, और इसके बाद जो है इसको कूल कर लेंगे। और ये जो सॉल्यूशन बन के आया है इसका 1 to 2 cm क्यूब एज ए इंडिकेटर सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे। और जब भी हमने इसको यूज़ करना है तो इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो आयोडीन का है, आयोडीन चूँकि प्योर स्टेट में अवेलेबल तो है लेकिन ये वोलाटाइल होती है, मीन कि ये एवेपोरेट हो जाती है रूम टेम्परेचर पर ही, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रहती और इसको वे करना भी डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए इसको सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहा जाता है। द सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड अप्रॉक्सीमेटली
हम अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से इसका थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट लेकर हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। देन इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम इसको टाइट्रेट करवाते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। और इस आयोडीन टाइट्रेशन का एक यूज़ ये भी है कि इसमें हम आयोडीन के सॉल्यूशन को ही स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन इज़ ऑलमोस्ट इनसोलुबल इन वाटर। वाटर में इनसोलुबल है क्योंकि ये जो है नॉन पोलर नेचर की होती है और वाटर जो है वो पोलर होता है। द सॉल्यूशन इज़ मेड बाय डिसॉल्विंग आयोडीन इन पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। मीन के वाटर में हमने पहले पोटाशियम आयोडाइड को मिक्स कर लेना है ताकि आयोडीन जो है इसमें सोलुबल हो जाए, और इसकी सोलबिलिटी इस तरह होती है कि आयोडाइड के साथ मिलके ट्राई आयोडाइड आयन बना देता है और ये वाटर में सोलुबल हो जाती है। It should be noted that iodine exists as triiodide, not iodine. आयोडीन गैस के तौर पर नहीं एग्जिस्ट करती बल्कि ट्राईआयोडाइड के तौर पर एग्जिस्ट करती है, containing moderate concentration of iodide. स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए इसको प्योर स्टेट में तो मिल जाती है सोडियम थायोसल्फेट, लेकिन इसको वे भी हम डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एफ्लोरेसेंट होते हैं, मीन के वो वाटर को लूज़ कर देते हैं। ये जो इनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, इनको टाइम के साथ साथ लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो वेट है वो उसमें डिफरेंस आ जाता है। इसलिए इसको भी प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तो हम इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसको पहले ही रिमूव कर दें, देन ये एनहाइड्रस सोडियम थायोसल्फेट बन जाएगा और इसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है इसमें कोई भी कंसंट्रेशन का चेंज नहीं आएगा, तो हम इसके एनहाइड्रस सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन ही यूज़ करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ होने वाले कॉमन इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स बताए गए हैं, फेनोल्फ्थलीन और मेथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर का टॉपिक जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया है उसमें हमने इनको डिटेल में देख लिया है कि इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फेनोल्फ्थलीन को क्यों स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही यूज़ किया जाता है और मेथाइल ऑरेंज को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये आप कंप्लीट डिटेल में वहाँ से जाके देख सकते हैं। देन इसका कलर भी हम पढ़ चुके हैं, इसका पिंक कलर होता है बेसिक मीडियम में, और ये क्यों होता है इसको भी हमने देख लिया था। एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, और जबकि मेथाइल ऑरेंज का बेसिक मीडियम में जो है वो येलो कलर होता है, और हमारा जो एसिडिक मीडिया है उसमें ऑरेंज रेड कलर होता है। और जो एंड पॉइंट है वो चूँकि हमारे पास जो बेस है वो फ्लास्क में होती है, तो जब बेस ख़त्म हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो एसिड में कलरलेस होता है, इसीलिए इसका जो एंड पॉइंट है वो कलरलेस आएगा। इसी तरह मेथाइल ऑरेंज का जो एंड पॉइंट है वो जो उसका एसिड में कलर है वही आएगा, मीन के ऑरेंज रेड आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में। एसिड को हमेशा ब्यूरेट में लिया जाता है, और ये ऐसा क्यों लिया जाता है, ये जब हम वाइवा वॉइस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें इनकी सारी रीजंस जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगी। विद अ स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ फेनोल्फ्थलीन, और वीक बेस के साथ आप मेथाइल ऑरेंज को यूज़ कर सकते हैं। नेवर टाइट्रेट अ वीक बेस विद अ वीक बेस और वाइस वर्सा, और स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेट नहीं करना। जब भी टाइट्रेशन करनी है, अगर तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस के साथ करनी है, और वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करनी है। यूज़ 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर फॉर 10 cm³ सोल्यूशन। अगर तो हमारे पास फ्लास्क में 10 cm³ सोल्यूशन है तो हमें इंडिकेटर के सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने। और जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात करते हैं तो ब्यूरेट में एसिड लेते हैं, और जब रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात करते हैं तो KMnO4 सॉल्यूशन जो है वो हम ब्यूरेट में यूज़ करते हैं। KMnO4 टाइट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। KMnO4 सॉल्यूशन को हमेशा ब्यूरेट में लेना है। KMnO4 टाइट्रेशन में KMnO4 इटसेल्फ इंडिकेटर के तौर पर काम करता है, मीन कि ये इंटरनल इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करता है। KMnO4 titrations are carried out in the presence of dilute H2SO4। इसकी भी रीज़न हम वाइवा वॉइस में ही डिस्कस करेंगे। When oxalic acid or some oxalate is to be titrated, the acidified solution of conical flask is heated
अप टू 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी भी रीज़न हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, ब्यूरेट रीडिंग। ब्यूरेट रीडिंग आपने जब भी लेनी है तो पैरेलैक्स कार्ड को यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो कि मेनिस्कस बनाते हैं, कुछ अपर मेनिस्कस बनाते हैं, जबकि कुछ जो है वो लोअर मेनिस्कस बनाते हैं। तो जब हमारे पास अपर मेनिस्कस होगा और ये कलर्ड सॉल्यूशंस के केस में आता है, तो हमने जो उसकी ये जो टॉप मेनिस्कस हो वो इस तरह से होता है कि जो ऊपर वाली हमारी जो लिक्विड की सरफेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट होने की बजाय वो थोड़ी सी कर्व होती है, या तो नीचे को या ऊपर को। अगर तो वो इस तरह से कर्व है और ये कलर सॉल्यूशन के केस में होती है, तो इसके जो अपर वाली है उसको हमने लाइन के साथ मैच करके यहाँ से रीडिंग लेनी होती है। और दूसरे केस में जहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं उनमें लोअर मेनिस्कस बनता है, तो उसकी भी हमने रीडिंग जो है उसके वो नीचे वाले जो कर्व सरफेस है वहाँ से लेनी होती है, ऊपर वाले इस सरफेस से नहीं लेनी होती। ऑलवेज रीड द ब्यूरेट रीडिंग अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल बाय अप्रोक्सीमेशन। जब भी आपने ब्यूरेट की रीडिंग लेनी है तो उसको आपने 2 डेसिमल प्लेस तक लेनी है, मीन के 1.5 की जगह 1.54 तक आप ले सकते हैं। मीन के 1.54 तक अगर आप लेंगे तो ये 2 डेसिमल तक आपने रीडिंग ली और ये ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाती है। नेक्स्ट हम टाइट्रेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि उसको परफॉर्म करते हुए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और किन स्टेप्स में यूज़ होती हैं। सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क में नाउन वॉल्यूम ले लिया जाता है अपने एक सॉल्यूशन का। अब यहाँ पर एसिड सॉल्यूशन लिखा हुआ है, जबकि हमने पीछे बात की है कि हमने ब्यूरेट में एसिड सॉल्यूशन लेना है, तो इन्होंने यहाँ पे ब्यूरेट में बेस सॉल्यूशन लिया है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, लेकिन प्रेफरेबली आपने एसिड सॉल्यूशन ब्यूरेट में लेना होता है, क्योंकि जो बेस होती है वो इसके ब्यूरेट को यहाँ से ब्लॉक करने की वजह बन सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एसिड सॉल्यूशन को ब्यूरेट में लेना प्रेफर करते हैं। वैसे ये सारे रीजंस जो हैं ये हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। देन हमने इंडिकेटर ऐड करना है, इंडिकेटर के 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, ज़्यादा इंडिकेटर ऐड नहीं कर देना। नेक्स्ट में हमने ब्यूरेट को सेट कर लेना है और इसकी यहाँ से इनिशियल रीडिंग लेनी है और इसमें डालना शुरू कर देना है ड्रॉप वाइज। देन इसको साथ साथ यहाँ से फ्लास्क को स्टीर भी करते जाना है, और जहाँ पर आपको कलर चेंज नज़र आए, जैसे यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, तो इसको यहाँ से स्टॉप कर देना है और फाइनल रीडिंग ले लेनी है। इस तरह आपने 2 से 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स लेनी है। टाइट्रेशन के टाइप्स देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, जो कि हम मोस्टली पढ़ी जाती है और मोस्टली परफॉर्म भी की जाती है, जिसको एसिड बेस टाइट्रेशन भी कहते हैं। इसमें एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। और इंडिकेटर्स जो हैं वो हमने पहले स्टडी कर लिए हैं, फिनोल्फ्थालीन या मिथाइल ऑरेंज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है। ये जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं कि हम किसी भी अननोन एनालाइट को मेजर कर लेते हैं, उसको प्रेसिपिटेट करते हैं, देन उसको वे कर लेते हैं। देन रिडॉक्स टाइट्रेशन आती है, जिसमें हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन होता है और इससे हम जो भी अपनी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है। इसमें किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन को लिगेंड्स के साथ टाइट्रेट कर लिया जाता है, और जब इसको टाइट्रेशन होती है तो कॉम्प्लेक्स बनता है। जो मेटल होती है ट्रांजिशन मेटल, वो लिगेंड्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देती है, और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एक स्पेसिफिक कलर का होता है। या इसके अलावा हम कुछ इसमें इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे पास एंड पॉइंट आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो चुकी है। इसकी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी। निकल जो है, निकल को हम ग्लाइओक्साइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स आता है। इन मोस्टली चीज़ों को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो जो इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट चीज़ें अंडरस्टैंड करना आई होप्स हो के ईजी होंगी। नेक्स्ट हम टाइट्रेशन का डिफरेंट एनालिसिस में यूजेस देख लेते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं।
ऑलमोस्ट हर फील्ड में टाइट्रेशन जो है वो यूज़ होती है। केमिकल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक, टोबैको, माइनिंग इंडस्ट्री में, मेडिसिन और ड्रग्स बनाने में यूज़ होती है, कोल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होती है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती है, रबर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोन और सेरामिक इंडस्ट्री में यूज़ होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, पेट्रोलियम और ऑयल इंडस्ट्री में यूज़ होती है और टेक्सटाइल सेक्टर वगैरह में यूज़ होती हैं। इसके अलावा इसकी कुछ टाइट्रेशन है कि ये जो भी अनफॉर्मुलेटेड ड्रग्स होते हैं उनका ऐसे करने के लिए यूज़ होती है। ऐसे जो है वो ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम किसी भी चीज़ की मुकम्मल उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसमें उनकी क्या क्या कंसंट्रेशन है वो फाइंड करते हैं। और इसके अलावा फॉर्मुलेटेड ड्रग्स का भी ऐसे करने में यूज़ हो सकती है। दोज लैक स्ट्रॉन्ग क्रोमोफोर, और इसको हम डिफरेंट तरह के रॉ मटेरियल्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनके उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इंटरमीडिएट्स जो कि ड्रग सिंथेसिस में इंटरमीडिएट्स यूज़ होते हैं उनकी भी स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। सिंपली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है टाइट्रेशन का वो यही है कि हम इसको किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, स्पेशल टाइट्रेशन हैं, जिनमें कार्ल फिशर टाइट्रेशन है। इसका आप डिटेल में देख भी सकते हैं। वैसे ये वाटर कंटेंट को डिफरेंट तरह की फूड प्रोडक्ट्स में वाटर कंटेंट को चेक करने के लिए यूज़ होती है। टाइट्रेशन के कंप्लीट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। Also prepare the 500 cm cube of 0.05 molar NaOH from the given solution। इसके टू पार्ट्स हैं। पहले तो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है ऑक्सैलिक एसिड का, देन उसको यूज़ करते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करना है। नेक्स्ट हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उससे 500 cm क्यूब में 0.05 मोलर NaOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। इससे आपको 2-3 तरह की चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो NaOH है वो एक सेकेंडरी सॉल्यूशन है, तो जिसकी वजह से इसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो वेरी कर जाती है। प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये चूँकि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, मीन के ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एसिड है और बेस है, तो इसीलिए ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की एग्जांपल है। इसमें हम एसिड और बेस को यूज़ करते हुए टाइट्रेट करेंगे और फिनोल्फ्थलीन को साथ यूज़ करेंगे एज ए इंडिकेटर। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है हमने 0.05 मोलर बनाना है ऑक्सैलिक एसिड का। इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन होगा। एंड पॉइंट जो है वो कलरलेस होगा और पिंक से कलरलेस चेंज आएगा इसमें जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, क्योंकि हम नीचे जो है फ्लास्क में बेस को लेंगे और एसिड को ऐड करेंगे। तो जब बेस ख़त्म हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और एक्सेस में एसिड पड़ा होगा, तो एसिड में चूँकि फिनोल्फ्थलीन का कलर कलरलेस होता है इसीलिए इसका कलर कलरलेस आ जाएगा। रिएक्शन देख लें आप, यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है, इसका रिएक्शन करवाया बेस के साथ और ये सोडियम ऑक्सैलेट बन गया और वाटर बन गया। सोडियम ऑक्सैलेट एक सॉल्ट है। इसमें जो मोलर रेशियो है वो 1:2 है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं जब भी हम टाइट्रेशन को करते हैं, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ये ज़रूरी होती है। देन प्रोसीजर देख लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेना है। इसको पहले 100 cm क्यूब में मिक्स कर लेना है मेजरिंग फ्लास्क में। देन इसको हमने अपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसका जो वॉल्यूम है वो उसके मार्क तक, मीन के 1000 cm क्यूब तक इसमें वाटर ऐड करके तो इसका 0.05 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है। देन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो भी आपके पास सॉल्यूशन है, इसकी अननोन कंसंट्रेशन है, तो इसको 10 cm क्यूब इसका आपने अपनी फ्लास्क में ले लेना है। देन आपने एक ड्रॉप फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर का ऐड करना है और टाइट्रेशन करना स्टार्ट कर देनी है। टाइट्रेशन करते वक्त आपने सबसे पहले ब्यूरेट की रीडिंग ले लेनी है कि ब्यूरेट में जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसकी रीडिंग क्या थी। इनिशियल रीडिंग के तौर पर वो आएगी आपके पास। देन आपने उसको टाइट्रेशन करनी है और ड्रॉप वाइज आपने ऐड करते जाना है अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को और उसको स्टीर करते जाना है ताकि रिएक्शन जो है वो स्मूथली होता रहे। जैसे ही इसका एंड पॉइंट आ जाएगा, कलरलेस जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा, आपने स्टॉप कर देना है ब्यूरेट को। देन आपने फाइनल रीडिंग यहाँ पे नोट कर लेनी है और ये एक्चुअल डाटा है जो कि आपने जिसको ऑब्टेन करने के लिए सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। अभी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं। आपने NaOH का सॉल्यूशन जो लिया था वो 10 cm क्यूब था, इसकी मोलारिटी आपको नहीं पता। देन आपने नंबर ऑफ़ मोल लिए NaOH के
2 नंबर ऑफ़ मोल्स फॉर एग्जांपल आप लेते हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वो 1 है। ये हमें कहाँ से पता चला? मोल रेशियो से पता चल गया। जो हमारे पास इक्वेशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वहाँ से पता चला। मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड नाउन है 0.05 मोलर है। देन ये सारी हम आपके पास इंफॉर्मेशन है। और कंकॉर्डेंट रीडिंग्स जो हैं वो आप देख सकते हैं 10 cm³ है, क्योंकि इनमें डिफरेंस जो है वो 0 का है। देन आप इन तीनों का एवरेज लेंगे, इन तीनों का एवरेज भी 10 ही आएगा, क्योंकि सेम रीडिंग से एवरेज में भी डिफरेंस नहीं आएगा। कैलकुलेशन देख लें, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो m1v1/n1 इक्वल टू m2v2/n2, ये फार्मूला यूज़ होता है। आप m1 और m2 किसी को भी रख सकते हैं, वैसे प्रेफरेबल यही है कि m1 में आप जो है अननोन वाले को लें और अननोन वाले का सारा डाटा डाल लें, जो कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था। इसका आप वॉल्यूम जो यूज़ किया था वो लिख दें, नंबर ऑफ़ मोल्स लिख दें। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड में m2 इसकी तो अननोन है, इसी तरह इसका वॉल्यूम लिख दें जो यूज़ हुआ है ब्यूरेट से जो रीडिंग आई है, और इसका जो 1 मोल है वो लिख दें। देन इसको रीअरेंज करेंगे और ये मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। अभी हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन स्टैंडर्डाइज हो चुका है, इसकी मोलैरिटी फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट जो है उन्होंने कहा था हमें कि आप 500 cm³ में 0.1 मोलर NaOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दें, 0.05 मोलर सॉरी। तो अब ये वाला फाइंड करने के लिए नेक्स्ट आपको थोड़ा सा प्रोसीजर करना पड़ेगा। अभी आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो m1v1 इक्वल टू m2v2 होगा। इस वाले में आप वो वाला डाटा लिखें जो कि आपके पास अभी सॉल्यूशन है, और जो आपको रिक्वायर्ड है जिस कंसंट्रेशन और जिस वॉल्यूम का उधर उसको आप इधर इंसर्ट करेंगे। मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन जो है ना इंटरव्यू में कर लिया जाता है या पेपर में भी आ जाता है कि आप इतना सॉल्यूशन है तो उससे इतनी कंसंट्रेशन का इतने वॉल्यूम में सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है 0.1 मोलर है इन 1 dm³ और आपसे कहा गया है 0.05 मोलर 500 cm³ में आप प्रिपेयर करके दे दें। तो इसके लिए फार्मूला सिंपल m1v1 इक्वल टू m2v2 यूज़ होगा। m1 में आप मोलैरिटी लिखेंगे जो आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की है। देन आपने v1 उसका फाइंड करना है कि आपने इसका वॉल्यूम कितना यूज़ करेंगे कि आपके पास जो है ये वाला सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा 0.05 मोलर, और उसको हमने 500 cm³ में प्रिपेयर करना है। देन आप इसको रीअरेंज करके वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अब ये जो वॉल्यूम आया है ना, आपने ऐसे कहना है कि 250 cm³ हम अपने उस सॉल्यूशन का लेंगे जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। देन आप उसमें 500 cm³ बढ़ने के लिए 250 cm³ मज़ीद डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे। तो इससे आपके पास जो अब सॉल्यूशन आ गया है वो 0.05 मोलर NaOH का सॉल्यूशन बन गया है 500 cm³ में। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिखाई गई है, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। अगर तो आपको नहीं समझ आएगी तो इसको फिर हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह की है। नेक्स्ट हम रिडॉक्स टाइट्रेशन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली हो रहा होता है ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये यहाँ पर एग्जांपल में थोड़ी सी मिस्टेक है। आयरन +2 जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, जबकि आयरन +3 तो रिड्यूस होता है। ऑलरेडी वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर चुका होता है, तो यहाँ पे आयरन +2 आना था और यहाँ आयरन +3 आएगा। ये बुक्स में भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो उनको ज़रूर करेक्ट कर लेना चाहिए। आयरन +2 है, इसने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए हैं। जब एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा तो इसके ऊपर आयरन +3 का चार्ज आ जाएगा और ये ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे। देन हम रिडक्शन को देखते हैं। रिडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखें तो MnO4 माइनस है, अगर आपकी इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें तो ये +7 है, और रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस होती है। देन ये +7 से +2 में कन्वर्ट होगी, मीन कि यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है, जबकि ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ होती है।
रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम रिडक्टेंट भी कहते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ए केमिकल रिएक्शन. और सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज. मीन कि ये दूसरों को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा कि खुद इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा. Important examples of reducing agent are ferrous sulfate, dot हेप्टाहाइड्रेट. देन हमारे पास मोहर सॉल्ट है. मोहर सॉल्ट का जो फॉर्मूला है ये आपको ज़रूर आना चाहिए. मोहर सॉल्ट है, आयरन सल्फेट होता है, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट होता है और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं 6. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. मीन की इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे. इनकी एग्जांपल में पोटाशियम परमैंगनेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट जो सॉल्यूशन होता है वो भी इसी की एग्जांपल है. इसके अलावा आयोडीन जो है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ही एक्ट करती है. redox titration, in it is that titration in which a reducing agent is titrated against a oxidizing agent. इंडिकेटर इसमें जो यूज़ होता है वो KMnO4 इटसेल्फ होता है. मीन कि ये एज ए इंटरनल इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करता है. जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. ऑलवेज ऐड अबाउट हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टू द रिड्यूसिंग एजेंट. और ऑक्सैलिक एसिड को आपने हीट करना है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं. KMnO4 इटसेल्फ एक इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करता है. ऑलवेज टेक KMnO4 सॉल्यूशन इन ब्यूरेट. ड्यू टू कलर्ड लिक्विड इट्स अपर मेनिस्कस इज रीड. और मेनिस्कस की भी बात की, ऑलमोस्ट हम इन चीज़ों की बात कर चुके हैं. और ब्यूरेट को कभी भी आपने 0 मार्क तक फिल नहीं करना क्योंकि इसका अपर मेनिस्कस होता है, तो जिसकी वजह से रीडिंग लेने में मिस्टेक हो सकती है. इन केस ऑफ फेरस आयंस हीटिंग इज़ नॉट नेसेसरी. कि जब हम रिड्यूसिंग एजेंट में FeSO4 को यूज़ कर रहे हैं तो हीटिंग नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ऑन हीटिंग Fe+2 आर कन्वर्टेड इनटू Fe+3, तो जिसकी वजह से ये जो है हमारा रिएक्शन डिस्टर्ब होगा. ऑलवेज रीड ब्यूरेट रीडिंग अप टू 2nd प्लेस ऑफ डेसिमल. इसको भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं. अभी हम रिडॉक्स रिएक्शन की ही एक टाइप देख लेते हैं. स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4. हाउ मच volume of this solution is required to prepare 500 cm cube of 0.01 molar solution. आपने KMnO4 का जो सॉल्यूशन है उसको स्टैंडर्डाइज करना है. देन आपने देखना है कि आपको कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा टू प्रिपेयर 500 cm क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन. पहला स्टेप देख लेते हैं. KMnO4 चूँकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमें इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी. तो जो कि हम यहाँ पर कोई भी मोहर सॉल्ट या ऑक्सैलिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं. जब भी ऑक्सैलिक एसिड को यूज़ करेंगे तो हमें डाइल्यूट H2SO4 को यूज़ करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं 0.05 मोलर ऑक्सैलिक एसिड. इंडिकेटर जो है वो KMnO4 इटसेल्फ होगा. जब KMnO4 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो इसका जो कलर है, जो एक डार्क पिंक सा कलर होता है, जिसकी वजह से इसका नाम पिंकी भी है, उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ डिटेल में. तो इसका जो कलर है वो फेड हो जाता है, मीन के कलरलेस हो जाता है, यहाँ लाइट ब्राउन सा कलर आ जाता है. तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया है. लाइट पिंक कलर में ये चेंज हो जाएगा. इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं. ये हमारे पास KMnO4 था, देन ऑक्सैलिक एसिड यूज़ किया और हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला हुआ है. ये रिएक्शन होगा जिसके नतीजे पे KMnO4 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जबकि ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. तो ये हमारे पास इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. और मोल रेशो आप देख सकते हैं 2:5 आती है. प्रोसीजर देख लें. सबसे पहले आपने 10 cm क्यूब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेना है और ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन फ्लास्क में. देन आपने इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करके 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है. अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा ब्यूरेट में ही लेना है. आप कोई भी चीज़ फ्लास्क या ब्यूरेट में किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली एसिड और KMnO4 का जो सॉल्यूशन है उसको ब्यूरेट में लिया जाता है. देन इसकी टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है KMnO4 सॉल्यूशन के साथ ड्रॉप वाइज, जब तक कि इसमें लाइट पिंक कलर ना आ जाए.
देन आपने इनिशियल रीडिंग फाइंड की थी ब्यूरेट की, फाइनल रीडिंग फाइंड की थी, और इस एक्सपेरिमेंट को 3 दफ़ा दोहरा के आपने 3 तरह की रीडिंग्स ले ली। और यहाँ पे ये भी एक कंकॉर्डेंट रीडिंग आई है। अगर आप 10 का एवरेज लेते हैं तो ये 10 ही आता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। उसके लिए सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, m1 v1 ओवर n1 एंड m2 v2 ओवर n2। m1 चूँकि KMnO4 की मोलारिटी हमें अननोन थी, वॉल्यूम नाउन है जो कि ब्यूरेट की रीडिंग आई है, n1 हमें और n2 मोल रेशो से पता चल गया, और v2 भी हमें नाउन है। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे फॉर m1, देन वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये आंसर निकल के आ जाएगा। इसको आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कि आपसे ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। मेथड बिल्कुल सिंपल सा है इसका। तो एक जो पार्ट था क्वेश्चन का वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें उन्होंने हमें इसी सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए 0.01 मोलर का सॉल्यूशन 500 cm³ वॉल्यूम में बनाने को कहा था। उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होगा। m1 जो है वो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मोलारिटी है, और v1 जो उसका हम वॉल्यूम यूज़ करने वाले हैं, और वही हम इसमें से फाइंड करेंगे। m2 जो हमारी रिक्वायर्ड मोलारिटी है 0.01, और m2 जो है v2 जो है वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। इन चीज़ों को हम पुट करके वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसमें से जो 250 cm³ वॉल्यूम निकला है, इसका मतलब है कि हम 250 cm³ वॉल्यूम अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का लेंगे, देन उसमें वाटर डाल के इतना डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे कि उसका वॉल्यूम जो है 500 cm³ तक हो जाए। तो इस तरह से अब हमारा 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन 500 cm³ प्रिपेयर हो चुका है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है रिडॉक्स टाइट्रेशन की। आप इसको भी रीड कर लें स्टॉप करके, अगर तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ये भी उसी तरह की है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन हुई है। नेक्स्ट हम आयोडीन टाइट्रेशन की तरफ आते हैं। आयोडीन टाइट्रेशन इज़ ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। इन टाइट्रेशन में हम आयोडीन को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी। और इसी डिफरेंस की बेस पे इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक आइडिमिट्री है, दूसरी आइडोमिट्री है। आइडिमिट्री जो है उसमें हम डायरेक्ट आयोडीन का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, और आइडोमिट्री में हम डायरेक्ट नहीं यूज़ करते, लेकिन उसमें रिएक्शन के नतीजे में ही आयोडीन लिबरेट होती है, जो कि नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। Iodimetry, in this titration, standard solution of iodine is directly titrated against sodium thiosulfate, जो कि reducing agent है। Solution using starch as an indicator. Sodium thiosulfate acts as reducing agent. इसकी आप इक्वेशन देख सकते हैं, हमने प्रीवियस में इसको डिस्कस किया है। आयोडीन इज़ द ऑलमोस्ट इनसोल्युबल इन वाटर एंड ऑल्सो वॉलेटाइल, इसीलिए हमने इसको KI का जो सॉल्यूशन है वाटर में, उसके अंदर इसका सॉल्यूशन बनाना है, जिसमें ये ट्राइआयोडाइड के तौर पर एक्ट करेगी, और ट्राइआयोडाइड ही इसके साथ रिएक्शन करेगा सोडियम थायोसल्फेट के साथ, और देन हमारे पास जो है ये रिएक्शन इस तरह से होता है। इनडायरेक्ट आयोडीन टाइट्रेशन, जिसको आइडोमेट्री कहते हैं, इसमें हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ नहीं करते, बल्कि KMnO4 सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, या कॉपर सल्फेट। इसके अलावा ब्रोमीन या क्लोरीन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स हैं। जब आप कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हर प्रोस्पेक्ट में उसमें से चीज़ें जो हैं वो याद करने की कोशिश किया करें। अब अगर आप ऑक्सीडेशन को ही अलग ही प्रिपेयर करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को, तो आपको यहाँ से बहुत सारी एग्जांपल्स मिल गई होंगी। इवन ये जो टॉपिक है ये तो हम आइडोमेट्री जो है वो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप इन चीज़ों को भी पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, ये सारी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये लिबरेट कर देंगी आयोडीन को KI में से, और ये जो अब लिबरेटेड आयोडीन है ये स्टैंडर्ड जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ रिएक्शन करेगा और उसको रिड्यूस करेगा। मीन के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमने यूज़ किया उनका काम सिर्फ ये था कि KI में से आयोडीन को लिबरेट करवाना। अब ये जो आयोडीन लिबरेट हुई है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस है कि वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके तो उसको ऑक्सीडाइज कर दे। ऑलवेज ऐड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन
इन ब्यूरेट। इसमें भी कंडीशन है कि सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन को ब्यूरेट में रखना प्रेफरेबल है। नेक्स्ट इन चीज़ों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस ये जनरल इंस्ट्रक्शन को देख लें। ऑलवेज ऐड रिड्यूसिंग एजेंट इन ब्यूरेट, टेक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयोडीन सॉल्यूशन इन द कॉनिकल फ्लास्क, ऐड KI सॉल्यूशन इन एक्सेस बिकॉज वोलेटिलिटी ऑफ आयोडीन डिक्रीजेज। KI सॉल्यूशन को जब आप एक्सेस में लेंगे तो उसकी वजह से आयोडीन की वोलेटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑलवेज एज इंडिकेटर नियर एंड पॉइंट व्हेन द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज़ लाइट येलो। इसको स्टार्ट पे ऐड नहीं करना बल्कि नियर पॉइंट के करीब आपने इसको ऐड करना है। ऑलवेज़ यूज़ फ्रेश स्टार्ट सॉल्यूशन Na2S2O3 सॉल्यूशन, और इनको आपने फ्रेश यूज़ करना है, फ्रेश प्रिपेयर करके। यूज़ शक्कर पाइपर टू ट्रांसफ़र आयोडीन सॉल्यूशन इनटू आयोडीन फ्लास्क। शक्कर पाइपर को आप यूज़ कर सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। प्रेफर दिस टाइट्रेशन इन स्टॉपर फ्लास्क। फ्लास्क भी इसमें आपने स्पेशल यूज़ करनी है, स्टॉपर फ्लास्क यूज़ करनी है, ताकि जो आयोडीन है, आयोडीन गैस लिबरेट होगी, वो अपना हमारे रिएक्शन मीडिया में से एवेपोरेट ना कर जाए। लिबरेटेड आयोडीन प्रोड्यूसेस डीप ब्लू कलर विद स्टार्च इंडिकेटर। स्टार्च सॉल्यूशन जो कि इंडिकेटर का सॉल्यूशन, उसको एंड पे डालने का मकसद भी ये है क्योंकि जो आयोडीन है वो रिएक्शन के स्टार्ट पे आपके पास नहीं होगी। रिएक्शन जब कंप्लीट हो रहा होगा तब आयोडीन जो है वो भी चूँकि उसने अभी प्रिपेयर होना है, लिबरेट होना है, तो इसीलिए हम स्टार्च सॉल्यूशन को भी ऑलमोस्ट एंड पे ऐड करते हैं ताकि हमें एक अच्छे टाइम पे एंड पॉइंट का पता चल सके। आयोडीन टाइट्रेशन की भी एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ आयोडीन पर 250 cm³ ऑफ द गिवन सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। हमने आयोडीन को स्टैंडर्डाइज करना है, उसकी अमाउंट फाइंड करनी है। इट इज़ अ रिडोक्स आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन। ये आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन है जिसमें हम आयोडीन का सॉल्यूशन यूज़ करने वाले हैं। आयोडीन सॉल्यूशन कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। अभी हमने रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है, सोडियम थायोसल्फेट, और इंडिकेटर जो है वो स्टार्च सॉल्यूशन होगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन है। देन हमारे पास इंडिकेटर है फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन, एंड पॉइंट जस्ट कलरलेस आएगा। देन इक्वेशन जो है ये जस्ट कलरलेस इसीलिए आएगा क्योंकि जो आयोडीन है वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक्शन करके और कंज्यूम हो जाएगी, और आयोडीन के साथ ही तो स्टार्च का कलर जो है वो ब्लू आना था, लेकिन आयोडीन चूँकि एंड पॉइंट पे कंज्यूम हो चुकी है इसीलिए उसका जो कलर है वो जस्ट कलरलेस आएगा। इक्वेशन देख लें, ये वही वाली इक्वेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मोल रेशियो इसमें से निकाली है 2:1। प्रोसीजर देख लेते हैं। पाइपट आउट 10 cm³ ऑफ गिवन आयोडीन सॉल्यूशन इन ए टाइट्रेशन फ्लास्क। टाइट्रेशन फ्लास्क में आपने आयोडीन का सॉल्यूशन ले लेना है 10 cm³। देन आपने इसको टाइट्रेट करना स्टार्ट कर देना है स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ, जब तक कि आपका कलर जो है वो लाइट येलो हो जाए। देन आपने इस पॉइंट पे 1 cm³ फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करना है जो कि इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करेगा। जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो इंटेंस ब्लू कलर दे देगा। देन आपने अगेन इसको टाइट्रेट करना स्टार्ट करना है, और जब इसका जो ब्लू कलर है स्टार्च सॉल्यूशन का वो कलरलेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा एंड पॉइंट होगा। देन हमने फाइनल रीडिंग नोट कर लेनी है ब्यूरेट की, और ये हमारे पास 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद रीडिंग्स आएंगी। इन रीडिंग्स का एवरेज लेंगे तो ये हमारे पास V2 निकल के आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। V1 भी नाउन है, N1 भी नाउन है, M2 और N2 भी नाउन है। जो फाइंड करनी है चीज़ वो है M1। सेम फार्मूला यूज़ करते हुए आयोडीन की सारी इन्फॉर्मेशन रखनी है, देन इसको रीअरेंज करना है और इसको मोलारिटी को फाइंड कर लेना है। ये हमारी मोलारिटी निकल के आ गई जो उन्होंने हमें स्टैंडर्डाइज़ करने को बोला था आयोडीन सॉल्यूशन को, तो ये स्टैंडर्डाइज होके आ गया। नेक्स्ट आपने अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, मोलारिटी ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो चूँकि ये है, और अमाउंट ऑफ आयोडीन पर dm³ सॉल्यूशन में अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय उसका मोलिकुलर मास करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाएगी 12.70 ग्राम पर dm³। देन 1000 cm³ चूँकि ये पर dm³ है, इसका मतलब पर 1000 cm³ है, तो 1000 cm³ में
आयोडीन की जो कंसनट्रेशन है वो 12.7 है यहाँ से। देन हमने उसको 250 cm³ में निकालना चाह रहे हैं, तो ये 1000 इसके साथ जाके डिवाइड होगा और ये 250 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई होगा, तो देन हमारे पास इसका जो है अमाउंट निकल के आ जाएगी। ये सेकंड वाला जो पार्ट था क्वेश्चन का वो भी हो गया। द गिवन सॉल्यूशन कंटेन 3.175 ग्राम ऑफ आयोडीन पर 200 cm³। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं इसके हो गए हैं। नेक्स्ट छोटा सा डिफरेंस फिर से देख लेते हैं आयोडोमेट्री और आईडीमेट्री का। आयोडोमेट्री जो है इसमें आयोडीन हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रीवियस रिडॉक्स रिएक्शन, और देन वो आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, जबकि आईडीमेट्रिक जो टाइट्रेशन होती है उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन इटसेल्फ यूज़ करते हैं और वो डायरेक्टली ही हमारे रिड्यूसिंग सॉल्यूशन के साथ एक्शन करता है। आयोडोमेट्रिक इनडायरेक्ट मेथड है, आईडीमेट्रिक जो है डायरेक्ट मेथड है। आयोडोमेट्रिक में 2 रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने देखा पहले वाले रिएक्शन में आयोडीन लिबरेट होती है, सेकंड वाली में आयोडीन भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करती है, जबकि आईडीमेट्रिक में एक ही रिडॉक्स रिएक्शन होता है। देन आयोडोमेट्रिक में आयोडीन ऑक्सीडाइज होती है पहले, देन फर्स्ट एंड देन रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि आईडीमेट्रिक में मीन कि जब आयोडीन लिबरेट हुई थी तो वो ऑक्सीडाइज हुई थी और देन उसको रिड्यूस हुई थी जब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर के साथ उसने एक्ट किया था। आईडीमेट्रिक में आयोडीन जो है वो सिर्फ रिड्यूस होती है क्योंकि वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। आयोडोमेट्री इज़ मोर कॉमनली सीन इन एक्सपेरिमेंट्स और आईडीमेट्री जो है वो लेस कॉमन है। ये यहाँ पर इसकी मज़ीद ब्रीफ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख लें। इन सारी चीज़ों को हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को देख लेते हैं। एनालाइट इज टाइट्रेटेड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इन अकॉर्डेंस विद डिफाइंड रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री। तो इसमें जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज़ करेंगे वो किसी भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट का यूज़ करेंगे जो कोई भी लिगेंड भी हो सकता है, जैसे कि मेटल लिगेंड जो मिल के जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो मेटल को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए हम लिगेंड्स को यूज़ करते हैं। डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट, इसमें जब प्रेसिपिटेट बन जाता है कि उसकी प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो गई है तो इसकी डिटेक्शन हो जाती है बाय आइदर द अपीयरेंस ऑफ एक्सेस टाइट्रेंट वो चीज़ है जो कि हम ब्यूरेट में से अपनी फ्लास्क में डाल रहे होते हैं, और द डिसअपेरेंस ऑफ द रिएक्टेंट या रिएक्टेंट डिसअपेयर हो जाए, इनका कलर चेंज से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप एक एग्जांपल देख लें अर्जेंटोमेट्रिक मेथड। इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ करते हैं एज ए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। सिल्वर आयंस की खासियत है कि इनके जो हेलाइड्स हैं और जो सीडो हेलाइड्स हैं वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होते हैं। तो हम इसमें इसके जो हेलाइड्स और कोई भी इस तरह का प्रिपेयर करवाएंगे तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, जैसे AgCl, AgBr, AgI, AgS, ये सारे जो हैं ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होते हैं। तो ये इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, बस आपको इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। होप्स हो कि आपकी इंटरव्यू या टेस्ट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। कोई भी आपको नेक्स्ट किसी भी चीज़ में गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है कि आपको वाकई ही इन चीज़ों से बेनिफिट हो रहा है। और इसमें मज़ीद 3 या 4 वीडियोस इससे रिलेटेड आपके साथ शेयर की जाएंगी, जिससे आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट आपका प्रिपेयर हो जाएगा।